हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। आप लोग का मॉडल सेट पेपर का सीरीज चल रहा था जिसमें कि ये सीरीज नंबर 2 है। ठीक है, सीरीज नंबर 1 आप लोग को मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करना है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर सारा सीरीज आप लोग को मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम लोग आप लोग को करा रहे हैं बाबू लोग, अभी जो आप लोग का ये जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन का। तो 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो है ना, ये आप लोग को पहली बात तो ये सीरीज नंबर क्या है बोलो, 2 है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है पूरी तरह से बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, और इसका आप लोग क्या करना, प्यारा सा नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, है ना। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि सर एसी करंट क्या है, तो हम सिंपल वर्ड में बोले भूकुर्भाकार। जो भूकुर्भाकार करता है उसे एसी करंट कहते हैं। भूकुर्भाकार का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जो अप एंड डाउन, जो करंट फैक्चुलेट करेगा, अप एंड डाउन होगा, उसे हम एसी करंट कहेंगे। डीसी करंट फैक्चुलेट नहीं करता है, एसी करंट फैक्चुलेट करता है। एसी करंट ऐसे चलता है ना, ऊपर नीचे, एक बार पॉजिटिव फेज में और एक बार चलेगा नेगेटिव फेज में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसी करंट। बात समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी व्यवस्था है, फिर एक ऐसा अरेंजमेंट है या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो क्या करता है बोलो, घटाता है। ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर क्या है, तो लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है उसे हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर। एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का मतलब होता है चेंजिंग। क्या होता है बोलो, चेंजिंग। चेंजिंग द एसी वोल्टेज मतलब एसी वोल्टेज को क्या कर रहा है बोलो, चेंज कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर वर्क करता है। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, आप लोग पढ़े होंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ में। फैराडेज फर्स्ट लॉ में कहता है कि जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में अपने आप एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे दो टाइप का फेनोमेना। पहला, जिसमें अगर एक कॉइल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, सेल्फ। लेकिन आमने सामने अगर दो कॉइल हो, आमने सामने दो कॉइल हो तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। टेक्टोनिक ट्रांसफार्मर में जो है, ध्यान से सुनना, ट्रांसफार्मर में जो है आमने सामने दो कॉइल होता है, इसलिए इसमें कौन सा फेनोमेना वर्क करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या करेगा बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत है। तो बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर क्या करता है बोलो, घटाता है। ठीक है, और ये किस फेनोमेना पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर वर्क करता है, जिसमें कौन सा है बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लिखा हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो ये बात ध्यान रखना। अगर बात करें ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है भाई, दो टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो एसी वोल्टेज को घटाता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन विच एसी वोल्टेज इज इंक्रीज्ड और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन विच एसी वोल्टेज इज डिक्रीज। तो बहुत सिंपल है अगर ट्रांसफार्मर याद रखने के लिए। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर वर्क करता है। बोलो, ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहेंगे जो एसी वोल्टेज को बढ़ाएगा, उसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो एसी वोल्टेज को घटाएगा उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एक्चुअली बात करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन का, कि ट्रांसफार्मर आखिर बनाया कैसे जाता है। तो अब बहुत अच्छा से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक लाइन पढ़ लो, एक नजरिया पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर। अभी बताएंगे सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है ना, टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है बताएंगे, ऑफ ए लेमिनेटेड शीट्स वेल इंसुलेटेड फ्रॉम वन एंड अनदर। अब समझा देते, देखो गौर सुनो एकदम बढ़िया से। ट्रांसफार्मर का यहां से हम लोग को एकदम बढ़िया समझ में आएगा जब हम लोग ट्रांसफार्मर का पिक्चर बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है भाई, तो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं बोलो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मेरा बात सुना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, वह ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है।
तो ट्रांसफार्मर में अभी जस्ट अगर बात करें ट्रांसफार्मर में क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर। किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये कोर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर सुन बता रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, देखो ये जो है ना कुछ इस प्रकार का, ऐसे ये है रेक्टेंगुलर शेप को, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप का जो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है बोलो, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोलते हैं बोलो, सॉफ्ट आयरन। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना वो लेमिनेटेड करके बनाया गया। लेमिनेटेड का मतलब इसके ऊपर जो है प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, यानी कि परतदार, क्या बोलते हैं बोलो, परतदार, लेमिनेटेड करके बनाया गया, मतलब लेयर बाय लेयर करके इसको बनाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोलते हैं बोलो, सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, क्या बोलते हैं भाई, सॉफ्ट आयरन कोर। अब इसके आमने सामने में दो क्वाइल लपेट दिया जाता है। कितना क्वाइल, दो क्वाइल, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल और एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। एक को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, मेरा बात सुनना, अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है। किसमें बोलो, सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा। ये प्राइमरी क्वाइल, ध्यान से सुनना, इस प्राइमरी क्वाइल में यहां एक क्वाइल लपेट देंगे ऐसे। लेकिन अगर ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी क्वाइल में इसको बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल। क्या बोलते हैं बोलो, प्राइमरी क्वाइल। और सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा, कब, जब अगर वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा होगा। तो एकदम सामने सामने करके दिखा देंगे, लगना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है भाई, ज्यादा है। कोई दिक्कत है, अब गौर से सुनना, फिर से बता रहे हैं। ये क्या होता है, इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो लेमिनेटेड लेयर बाय लेयर करके बनाया गया, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर परतदार। क्या क्या बनो, परतदार। इसके आमने सामने मतलब दो साइड्स पर दो क्वाइल लपेट दिया जाता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल और एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। एक को बोलेंगे प्राइमरी क्वाइल और एक को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी क्वाइल। अगर ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स काफी ज्यादा होगा। तो यहां देखो, एनपी का मतलब होता है, गौर सुना, एनपी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी क्वाइल, और एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है इसलिए यहां पे एनपी कम होगा और एनएस क्या होगा, ज्यादा होगा। एनएस क्या होगा, ज्यादा होगा। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया था। किससे बोलो, एसी सोर्स। एसी सोर्स बताया ना, एसी सोर्स मतलब एसी करंट से जोड़ दिया जाता है, मतलब एसी वोल्टेज बोलो, तो एसी वोल्टेज से क्या कर दिया था बोलो, जोड़ दिया जाता है। और सेकेंडरी क्वाइल की मदद से, सेकेंडरी क्वाइल का यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है और इसके मदद से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है बोलो, आउटपुट वोल्टेज। क्या मिलता है बोलो, आउटपुट वोल्टेज। किस क्वाइल की मदद से बाबू, तो सेकेंडरी क्वाइल की मदद से हमको क्या मिलेगा बोलो, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, कम होता है। सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बोलो, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है। इसमें रेक्टेंगुलर शेप का सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके आमने सामने साइड्स पर दो गो क्वाइल जोड़ दिया जाता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है, सेकेंडरी क्वाइल की मदद से हमें क्या मिलता है बोलो, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अगर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है। सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह हम सेम टू सेम बनाएंगे। इधर एक और है ना, एक और होता है ना। एक मान लो कि अगर हम दो नंबर बात कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसके लिए, किसको बोलो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सोचो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए फिर इसमें भी एक क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का क्या होगा, सॉफ्ट आयरन का एक कोर होगा जो लेमिनेटेड करके बनाया गया है, लेयर बाय लेयर बनाया गया है ना। और प्राइमरी क्वाइल में मान लो यहां देखो अब गौर सुना, यहाँ इस साइड में इसके एक किनारे पर एक क्वाइल लपेट दिया जाता है। लेकिन अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मेरा बात सुनना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स कम होता है। सेकेंडरी क्वाइल में तो सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, कम होगा। तो प्राइमरी क्वाइल में यहां लपेट देते हैं लोग, ये होगा, इसमें ज्यादा लपेट देंगे भाई, है ना, और इसमें थोड़ा कम लपेटेंगे। देखने में लगना चाहिए कि कम है, लो हम लगा दिए। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया था, अभी जस्ट पढ़ा है। किससे जोड़ देंगे बोलो, एसी सोर्स से।
सेकेंडरी कॉइल को किसको एक रेजिस्टेंस के मदद से जोड़ देंगे जिससे हमको क्या मिलेगा बोलो, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन कहानी क्या है, कहानी ये है कि मेरा बात सुनना कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे, एनपी, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे, एनएस। लेकिन इस बार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तो घटा हुआ वोल्टेज मिलेगा। अगर घटा हुआ वोल्टेज मिलेगा तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बोलो, कम होगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। यहां पे दिख रहा होगा सबको, तो बहुत सिंपल बात है कि नहीं है। अगर मान लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, मेरे बात सुना, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कहां मिलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा तो सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और आउटपुट वोल्टेज अगर ज्यादा मिलेगा तो मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलेगा, स्टेप अप ये वोल्टेज बढ़ा रहा होगा। सेकेंडरी कॉइल में ही आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना, तो सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बोलो, कम है, तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। और आउटपुट वोल्टेज अगर कम मिलेगा मतलब क्या है, अगर आउटपुट वोल्टेज कम मिला तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या बोलो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझना बहुत इजी है। क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का सॉफ्ट आयरन का बना एक कोर होता है जो लेमिनेटेड लेयर बाय लेयर करके बनाया जाता है। इसके आमने सामने साइड्स पर दो गो क्वाइल जोड़ दिया जाता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, एक को बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया था, किससे, एसी सोर्स से जोड़ दिया था है, जबकि सेकेंडरी क्वाइल को बोलो सेकेंडरी क्वाइल की मदद से हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है बोलो, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन देखो तो फिर से पढ़ते हैं, क्या क्या बोला हुआ है पूरा समझा दिए। पिक्चर को एकदम पूरा एचडी क्वालिटी में छाप के आना एग्जाम में, ठीक है ना। गौर से सुनना भाई, गौर से देखो क्या बोला, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर। समझा दिए कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, कोर। मेड ऑफ ए लेमिनेटेड शीट्स, मतलब प्लेट, लेयर बाय लेयर प्लेट से बनाया गया है। वेल इंसुलेटेड, बहुत अच्छा से बनाया गया है, वेल इंसुलेटेड किया गया है। फ्रॉम वन एंड अनदर, मतलब एक के ऊपर एक करके क्या करके वो लेयर बाय लेयर करके बनाया गया है, ठीक है। इट कंसिस्ट टू क्वाइल, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी जब समझाएं कि इसके आमने सामने में दो क्वाइल होगा, एक को बोलते हैं प्राइमरी और एक को क्या बोलते हैं बोलो, सेकेंडरी बोलते हैं। तो इट कंसिस्ट टू क्वाइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑन द साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब सॉफ्ट आयरन कोर के क्या होता है, साइड्स में दो क्वाइल होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्वाइल इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स। अभी जस्ट बताएं कि प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया गया है, और सेकेंडरी क्वाइल को, सेकेंडरी क्वाइल लिखा हुआ है फ्रॉम सेकेंडरी क्वाइल वी फाउंड आउटपुट वोल्टेज। और सेकेंडरी क्वाइल की मदद से हमको क्या मिलता है बोलो, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से वही चीज है, ये क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके आमने सामने साइड्स पर दो क्वाइल जुड़ा होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्वाइल को एसी सोर्स से जोड़ दिया गया है, जबकि सेकेंडरी क्वाइल की मदद से हमको क्या मिलेगा बोलो, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगर सेकेंडरी क्वाइल में आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर सेकेंडरी क्वाइल में आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है बोलो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ये भी थोड़ा समझ लेते। देखो एक्चुअली ना एसी सोर्स, देखो एक्चुअली अगर बात करें प्राइमरी क्वाइल का, तो प्राइमरी क्वाइल जो है एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स से। और एसी सोर्स क्या होता है भाई, एसी करंट हमेशा बदलते रहता है। तो हम पढ़ाए होंगे कि जब किसी प्राइमरी क्वाइल में लगातार करंट में क्या होगा, चेंज होगा, तो सामने वाला क्वाइल में अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप एक वोल्टेज मिलता है, और जो वोल्टेज मिलता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब लपेटों की संख्या, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा बोलो, टर्म्स होगा, आउटपुट वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, फैराडे सेकंड लॉ, E इक्वल टू डी/dt। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे लिख सकता है E इक्वल टू n d/dt, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर क्या करेगा बोलो, डिपेंड करेगा। फिर से बता रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से जोड़ा गया है। अगर एसी सोर्स से जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि लगातार इसमें
करंट में क्या होगा, चेंज होगा। करंट में चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि पढ़े होंगे कि जब किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका एक फेस नॉर्थ पोल और दूसरा फेस साउथ पोल। अगर करंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। इससे निकलने वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होगा, चेंज। और जैसे ही किसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज होता है किसी कॉइल में, तो अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। अब देखो वही चीज लिखा हुआ है, सिंस एसी करंट कनेक्टेड विद द प्राइमरी कॉइल, एक्चुअली एसी करंट जो है प्राइमरी कॉइल से, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज थ्रू द कॉइल्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन बोथ कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो आगे लिखना है इसके बाद कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या लिखना बोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। लेकिन इससे पहले और थोड़ा समझ लेते हैं। देखो एनपी क्या है भाई, अभी जब समझाएं, एनपी का मतलब देखो यहीं पे समझा दिए थे। एनपी का मतलब द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और जैसे ही यहाँ करंट चेंज होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। तो फाई का मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई का मतलब क्या होगा बोलो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, एनपी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, या एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और फाई का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ईपी, क्या लिखेंगे बोलो, ईपी। तो ईपी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला पढ़े हैं फैराडेज सेकंड लॉ, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, इसी को हम लोग कैपिटल में लिख रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ लिखेंगे प्राइमरी कॉइल के लिए, तो ईपी इक्वल टू होगा डी फाइव बाई डी टी। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ अगर एक कॉइल के लिए, सुनो, अगर एक कॉइल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर डी फाइव बाई डी टी है तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा, मतलब n तार के लिए कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली कैपिटल n मारे हैं ना, तो यहाँ लिखना, यहाँ क्या लिखना बोलो, अगर प्राइमरी कॉइल के लिए बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बोलो, प्राइमरी कॉइल में होता है एनपी, तो लिखेंगे एनपी और डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। इसी तरह लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा बोलो, ईएस, क्या होगा बोलो, ईएस। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू क्या होगा बोलो, एनएस, और क्या होगा बोलो, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्या करेंगे बोलो, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब देखो दोनों चीज निकालनी है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इक्वेशन 2 क्या था, याद हो गया होगा अभी तक, इक्वेशन 2 क्या था, ES इक्वल टू, सॉरी हाँ ES, और यहां लिखेंगे, देखो लिख दे रहा है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ES बाई क्या हो जाएगा बोलो, EP इक्वल टू क्या हो गया यहाँ NS, और बाई क्या होगा बोलो, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा बोलो यहाँ NP, और क्या होगा बोलो, डी फाइव बाई डी टी। ये से ये क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा बोलो, ES बाई EP इक्वल टू क्या होगा NS, और बाई क्या होगा बोलो NP इक्वल टू, इसी को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं K। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना, तो उसको बोलेंगे K। इस इक्वेशन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो पूछेगा कभी कभी एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बताओ, तो ये याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना, ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP इक्वल टू क्या होता है K। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब बात करते हैं, गौर सुनो, अब हम लोग बात करेंगे, गौर से सुनना, अब हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, ये तो पढ़ा दिए, ये भी पढ़ गया।
हाँ यहां तक हो गया है। अब देखो गौर सुनो, कहाँ चला गया यार ये भी, एक सेकंड, चलो यहीं पे बता दो। देखो गौर से सुनो फटाफट। अगर बात करें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए बोलो, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। देखो गौर से सुनना, अगर बात करें यहां पे देखो केस फर्स्ट में लिखना, केस फर्स्ट। अगर केस फर्स्ट में बात करें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, तो क्या होगा अगर, अच्छा एक बात बताओ, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब जिसमें वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलेगा हम बोलेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में होता क्या है जल्दी बताओ, कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए। अगर सेकेंडरी कॉइल में मतलब ईएस जो है, ईएस गौर से सुनना, ईएस जो है ज्यादा होगा किससे, बोलो ईपी से, बोलो ईपी से क्या होगा, बोलो ज्यादा होगा। तो इस केस में ये ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा कब होगा बताओ, ये ज्यादा तभी ना होगा जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर NS इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, बोलो NP। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी कॉइल से, तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है। मतलब यहां हम लिख सकते हैं, बोलो ES इज ग्रेटर देन EP, ES इज ग्रेटर देन EP। दिस इज कॉल्ड स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज कॉल्ड स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बात याद रखना, इस कंडीशन को याद रखना, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में पूछता है ना, ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 में, गौर से सुनना, यहां पे लिख दे रहे, ठीक है, केस 2 में बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम मिलेगा। तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कब कम मिलेगा, जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा, बोलो कम रहेगा। मतलब सेकेंडरी कॉइल में तो NS इस बार NS लेस देन होगा किससे, बोलो NP से, है ना। प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, सेकेंडरी कॉइल में कम होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज में मिलेगा वो कम मिलेगा, और जब वोल्टेज कम मिलेगा तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां रखेंगे ES इज लेस देन क्या होगा, बोलो EP। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो बहुत सिंपल, एक्चुअली अगर बात करें ना तो आइडियल जैसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि कहता है कि कोई एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें थोड़ा सा भी एनर्जी लॉस ना हो। तो ऐसा कोई ट्रांसफार्मर है जो एनर्जी लॉस ही ना करे, ऐसा ट्रांसफार्मर थोड़ी ना है। कि मान लो अगर हम इनपुट, कहने का मतलब है कि अगर मान लो एक ट्रांसफार्मर, ध्यान सुनो, अगर हम ट्रांसफार्मर में ऐसे बता रहे हैं, अगर ट्रांसफार्मर में हम इनपुट 100% किए, इनपुट कितना किए बोलो 100%, और रिजल्ट भी हमको क्या मिला बोलो 100%। मतलब इनपुट अगर हम मान लो AC वोल्टेज 100% सप्लाई किए, रिजल्ट भी क्या मिलेगा बोलो 100% मिलना चाहिए। तो ऐसा ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब इनपुट अगर 100% दिए हैं तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए 100% मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल, मतलब बीच में थोड़ा सा भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। देयर इज नो एनी एनर्जी लॉस, there is no any energy loss by the transformer, this type of transformer is called ideal transformer। आइडियल ट्रांसफार्मर में और क्या कंसेप्ट है ये तो समझ में आ गया कि 100% इनपुट दिए तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए 100% मिलना चाहिए। कहता है कि इनपुट पावर मतलब इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसमें इनपुट पावर मतलब इनपुट पावर किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर के बराबर होगा।
है ना, मतलब जितना इनपुट किए उतना ही क्या मिले बोलो पावर का, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा। बस अगर इनपुट जितना दिए उतना ही हमको आउटपुट मिल रहा है, मतलब कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। मतलब यहाँ आउटपुट पावर के क्या होना चाहिए बोलो बराबर होना चाहिए। अब पावर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, पढ़े होंगे वोल्टेज और इंटू क्या होता है बोलो करंट। चलो तो इनपुट पावर, तो इनपुट कहाँ होता है प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में अगर इनपुट होता है तो बोला कि पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, इनपुट कहाँ होगा तो पीपी, पीपी का मतलब पावर इन प्राइमरी कॉइल, और यहां लिखेंगे पीएस, आउटपुट वोल्टेज कहां मिलेगा सेकेंडरी कॉइल पे, तो लिखेंगे पीएस, पीएस का मतलब पावर इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो गौर सुना, अब पावर का फॉर्मूला लगा तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट। तो बात करें अगर प्राइमरी कॉइल के लिए, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे ईपी, और प्राइमरी कॉइल के करंट को हम लोग बोलेंगे आईपी। क्या बोलेंगे आईपी, यानी कि यहां लिख सकते हैं कि ईपी और क्या होगा बोलो आईपी, ईपी और आईपी बराबर होगा किसके, इसके लिए बोले सेकेंडरी कॉइल के लिए बात करें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ईएस और क्या लिखेंगे बोलो आईएस, तो लिखेंगे यहाँ ईएस और क्या लिखेंगे बोलो आईएस, मतलब ये बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इस तरह करके इक्वेशन बना के देता है और पूछता है किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, यूजफुल ट्रांसफार्मर है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। एक्चुअली बात करें अगर इफिशियंसी का, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% होती है। कितने परसेंट होती है 100%, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर उसकी इफिशियंसी 80% होती है। कितने परसेंट 80%, क्यों, क्योंकि हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर अगर इनपुट 100% दे रहे हैं तो आउटपुट हमको 80% ही मिलेगा, जो बीच का जो 20% है उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। इसी वजह से तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, तो गर्म होता है जब करंट सप्लाई करेंगे तो H = I² RT, H = I² RT। अगर करंट सप्लाई किए हैं तो एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है, अगर एनर्जी का लॉस होगा तो वही 20% एनर्जी जो है सराउंडिंग में क्या होता है एनर्जी लॉस हो जाता है, रिजल्ट हमको कितना मिलता है 80%। तो दिस इज द यूजफुल ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर होता नहीं है, बस पढ़ने के लिए बोलते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसकी इफिशियंसी 100% होती है। अगर बात करें अभी जस्ट बोले अगर इफिशियंसी का फॉर्मूला पूछे, एग्जाम में इफिशियंसी का भी फॉर्मूला पूछ देता है। देखो एक सेकंड, अगर बात करें इफिशियंसी का, हम यहां पे मिटा के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इफिशियंसी का, अगर इफिशियंसी का बात करें तो इफिशियंसी को, इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर को नीटा से डिनोट करते हैं। इसको एन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है बोलो नीटा। अब नीटा क्या होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर है ना, और बाय इनपुट पावर, बाय इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर। इसके मतलब आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को क्या कहा जाता है बोलो इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या बोलते हैं बोलो इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। फॉर्मूला अगर बात करें तो नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बोलो नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो। नीटा इक्वल टू हो जाएगा इनपुट पावर, इनपुट पावर का बात करें तो इनपुट किसमें होता है बोलो, नहीं आउटपुट पावर, आउटपुट पावर किसमें मिलता है बोलो सेकेंडरी कॉइल में, तो लिखेंगे ईएस, क्या लिखेंगे बोलो ईएस आईएस, ईएस आईएस, और बाय क्या होगा इनपुट पावर, इनपुट पावर किसमें होगा प्राइमरी कॉइल में, तो लिखेंगे ईपी आईपी, क्या लिखेंगे बोलो ईपी आईपी, ईपी आईपी। दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ, दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गया। आप गौर से सुनना, यहां से ना थोड़ा सा और भी सवाल देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके इसको थोड़ा सा पॉज करो और लिख लेना प्लीज। चलो अब देखो हम थोड़ा सा और बता रहे हैं, गौर सुनो। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर में, अभी जब जस्ट बताएं कि इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के क्या होता है बोलो बराबर होता है। मतलब अगर बात करें इनपुट पावर तो बोले ईपी आईपी, ईपी आईपी इक्वल टू क्या होगा बोलो ईएस, क्या होगा बोलो ईएस, और क्या होगा बोलो आईएस, यही होगा ना। अब देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें ईपी बाय ईएस लिख सकते हैं, और इनटू क्या लिख सकते हैं बोलो आईपी, इक्वल टू क्या होगा बोलो यहां होगा आईएस, क्या होगा बोलो आईएस। अब गौर से सुनना बच्चा, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे ईएस बाय ईपी इक्वल टू क्या पढ़ाए थे बोलो एनएस, और बाय क्या पढ़ाए थे बोलो एनपी इक्वल टू पढ़ाए थे के, पढ़ाए थे, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे ईएस बाय ईपी इक्वल टू के, यानी कि ईपी बाय ईएस, अगर ये पलट दिए तो ये भी पलट जो उन्होंने क्या हो जाएगा बोलो के, तो ईपी बाय ईएस की जगह क्या लिख सकते हैं 1/k, मतलब यहाँ लिख सकते हैं आईपी बाय के
इक्वल टू IS। IS का मतलब करेंट इन सेकेंडरी क्वाइल। तो यहां से भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर इसके बाद में बात करें कि मॉडल सेट पेपर में ये जो ट्रांसफार्मर के बाद जस्ट एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसी से रिलेटेड सवाल है, ध्यान रखना। इफिशियंसी से भी सवाल पूछ सकता है ना। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल बन जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आइडियल ट्रांसफार्मर का भी कॉन्सेप्ट समझा दी कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100%, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, उसकी इफिशियंसी कितनी होती है? उसकी 80% होती है। क्या होती है बोलो? 80% होती है। इफिशियंसी का फॉर्मूला वगैरह लिख के रख लेना, ठीक है। और ये इक्वेशन याद रखना, ये और इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख के रखना, है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इससे भी रिलेटेड सवाल था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं, ये भी सवाल पूछा है कि ट्रांसफार्मर में कितने टाइप का एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। तो अगर बात करें ट्रांसफार्मर में, तो 4 टाइप का एनर्जी लॉस होगा ट्रांसफार्मर में। एक को बोला जाता है कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं बोलो? कॉपर लॉस। फर्स्ट को क्या बोलेंगे? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो जो तार है, जिस तार के मदद से नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि जो कॉइल बनाया गया है, उस कॉइल से करंट लगातार पास होते रहता है। और करंट पास होता रहता है तो जाहिर सा बात है, जिसमें करंट पास होगा उसमें एनर्जी का लॉस होता रहेगा, H = I² R से, है ना। तो एक्चुअली तार जो कॉइल से जो कॉइल बनाएगा, जिस तार के मदद से कॉइल बनाया गया है, उसमें लगातार करंट पास होने के कारण उससे हमेशा एनर्जी लॉस होते रहता है, H = I² RT के फॉर्मूला के हिसाब से। बात समझ में आ गया? तो लिखा हुआ है कॉपर्सन इन द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब जैसे ही एनर्जी, मतलब जो है करंट जब वायर में पास होगा तो वो हीट हो जाएगा। पढ़े होंगे कि जब किसी वायर में करंट पास किया जाता है तो उसमें जो है हीट एनर्जी पैदा हो जाता है। तो हीट एनर्जी का फॉर्म में कॉपर कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, दिस इज ड्यू टू जूल हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। मतलब इसको जूल हीटिंग कंडक्टिंग वायर के नाम से जाना जाता है। देखो, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? दीज आर मिनिमाइज्ड। इसको खत्म करने के लिए यूजिंग थिक वायर्स। यूजिंग क्या कहता है बोलो? थिक वायर्स। तो इसे कम करने के लिए जो है, मेरा बात सुनो, तो अगर बात करें इस एनर्जी को कम करने के लिए किया जाता है, जो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में जो वायर है, उस वायर की मोटाई ज्यादा रखी जाती है। वायर की मोटाई ज्यादा रखने से क्या होगा? वायर की मोटाई ज्यादा रखने से क्या होगा? वायर की मोटाई ज्यादा रखने से जो है एनर्जी का लॉस क्या होने लगता है लोग? कम हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें आयरन लॉस का, अभी दूसरा वाला हम लोग पढ़ेंगे क्या? आयरन लॉस। कौन सा लॉस है? फर्स्ट वाला कॉपर लॉस बढ़ा दिए, उसके बाद क्या है? आयरन लॉस। आयरन लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर। अब इसमें क्या होता है? आयरन लॉस क्या होता है? देखो, जो उसका जो कोर दिख रहा है, तो कोर लगातार किस फील्ड में है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है। और पढ़े होंगे कि जब किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो अपने आप एक करंट पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट के नाम से जानते हैं। कौन सा करंट बोलो? ईडी करंट। मतलब कोर में लगातार ईडी करंट पैदा होता रहता है। कोर में कौन सा करंट? ईडी करंट। और इसकी वजह से जो है एनर्जी लॉस होता रहता है। बात समझ में आ गया? तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? इसको कम करने के लिए लेमिनेटेड का किया जाता है। मतलब अभी जस्ट बताएं कि जो कोर को बनाया गया परतदार बनाया गया होगा, मतलब बोले तो प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, है ना। तो इस तरह कोर बाय मतलब लेमिनेटेड करके बनाने से क्या होता है? देखो, एक जो प्लेट है वो दूसरे प्लेट के साथ जुड़ नहीं पाता है, और जब जुड़ नहीं पाएगा तो ईडी करंट कम हो जाएगा, और ईडी करंट कम हो जाएगा मतलब आई कम हो जाएगा, तो एच का वैल्यू भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एनर्जी तो लॉस होगा लेकिन मिनिमाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? मिनिमाइज। तो पहला बता दिए, कॉपर वायर जो कॉइल बनाया जाता है, कॉपर वायर का यूज किया जाता है। कॉपर वायर का यूज करेंगे तो उसमें करंट पास होगा, करंट पास होगा तो हीट एनर्जी पैदा होगा और एनर्जी का लॉस होगा। बात समझ में आ गया? इसे कम करने के लिए तार की मोटाई ज्यादा रखी जाती है। तार की मोटाई क्या करें? कम रखें। तो कॉपर लॉस को कम करने के लिए तार की मोटाई ज्यादा रखी जाती है। आयरन लॉस क्या है? आयरन लॉस को कम करने के लिए, है ना, इसको लेमिनेटेड करके बनाया जाता है ना। मतलब सबसे पहले तो परतदार मतलब एक के ऊपर एक, और लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। और क्या किया जाता है? इसका यूज सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है ताकि एनर्जी का लॉस क्या हो बोलो? कम हो। बात समझ में आ गया? तो ये किस वजह से होता है? तो जो कोर है,
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण उसमें ईडी करंट पैदा हो जाएगा। कौन सा करंट? ईडी करंट पैदा हो जाएगा और एनर्जी का लॉस होता रहेगा। तो दो प्रकार पढ़ लिए, पहला कॉपर लॉस और दूसरा क्या है? आयरन लॉस। तीसरा नंबर में है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत सिंपल है, हम बताते हैं। जो कोर है, क्या है बोलो? कोर। कोर में क्या होगा? एक्चुअली यहां से लगातार प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में ज्यादातर चेंज होते रहेगा। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज होगा तो जब कॉर्नर पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टर्न करेगा, क्या करना है बोलो? टर्न। तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं लीकेज। लीकेज हो रहा है, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बोलो? लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बाकी अच्छा से पढ़ लेना, कोई दिक्कत है? हम समझा दिए कि यहां से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में कोर से क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लीकेज करने लगता है और इसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होता है। इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट है हाइटरसिस लॉस। क्या बोलो? हाइटरसिस। एक्चुअली जो कोर है, मेरा बात सुनो, एक्चुअली जो कोर है वो कहां रखा गया है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में है तो एक बार मैग्नेटाइज होगा और एक बार डीमैग्नेटाइज होगा। बोलो है ना? तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण जो कोर है, बात समझ में आ रहा कि नहीं? एक बार क्या होगा बोलो? मैग्नेटाइज होगा। दिख रहा है यहाँ पे? क्या होगा बोलो? मैग्नेटाइज होगा। और क्या होगा बोलो? डीमैग्नेटाइज होगा। तो एक्चुअली जो मैग्नेटाइज होने में जितना एनर्जी लगता है, डीमैग्नेटाइज होने के एनर्जी से थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब मैग्नेटाइज होने में, मेरा सुना, मैग्नेटाइज होने में जो एनर्जी लगेगा वो डीमैग्नेटाइज होने में क्या होगा? उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस केस में जितना बार ये मैग्नेटाइज होगा और जितना बार ये डीमैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटाइज वाला एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा और डीमैग्नेटाइज वाला थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। मतलब जितना बार ये मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा, इससे भी एनर्जी का लॉस होता रहेगा और इस लॉस को हम लोग बोलते हैं हाइटरसिस लॉस। क्या बोलते हैं बोलो? हाइटरसिस लॉस। अब जो है इसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए यूज क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, विच हैज ए लो हाइटरसिस, जिसका हाइटरसिस क्या हो बोलो? कम। तो लो हाइटरसिस को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो जब किसी कंडक्टर को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक बार मैग्नेटाइज होगा और एक बार डीमैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने में जो एनर्जी लगता है डीमैग्नेटाइज होने से थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब जितना बार ये मैग्नेटाइज होगा उतना बार ये थोड़ा थोड़ा एनर्जी क्या करेगा बोलो? वेस्ट करता रहेगा। मतलब इसमें एनर्जी का भी लॉस होगा। तो चार प्रकार के याद रखना। ट्रांसफार्मर में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। एक को बोलते हैं कॉपर लॉस, एक को बोलेंगे आयरन लॉस, एक को बोलेंगे लीकेज ऑफ फ्लक्स और चौथा नाम बोलेंगे हाइटरसिस लॉस। क्या बोलेंगे बोलो? हाइटरसिस लॉस। कोई दिक्कत है? तो ये पूरी तरह से हमने ट्रांसफार्मर आप लोग को समझा दिया। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स था वो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।